Hello, good morning, dear students. So, today we will start our first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equations. So, hope so you all are excited for the first class. So, what is basically in our surrounding, हम हमेशा देखते रहते हैं कि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ. तो आपको लगता है ना कभी कोई थिंग है वो इनिशियली कुछ और होती है एंड फाइनली कुछ और हो जाती है, उसमें एक चेंज आ जाता है. बट ये चेंज क्यों आता है, इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए. तो इसके पीछे क्या है हमारा रीजन? केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चेंज के लिए. सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आइए हम पढ़ते हैं. सो अब आप स्लाइड पे देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर. पहले हमारे पास क्या है, H2 गैस है. फिर बाद में हमारे पास क्या हो गया, H2O लिक्विड हो गया. तो आप बिफोर आफ्टर कोई चेंज आया है? पहले हमारे पास H के दो एटम्स हैं, हमने उनको कंबाइन किया, H2 हो गया. फिर हमने उसके साथ ऑक्सीजन को भी मर्ज किया, तो क्या हो गया, हमारे पास लिक्विड आ गया. तो ऐसे देयर इज अ चेंज जो अकर हो रहा है, एंड इसी चेंज से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है. सो चलिए पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट स्लाइड. What is a chemical reaction? So it is a chemical change in which one or more substances are destroyed and one or more new substances are created. एक ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा या फिर एक जो केमिकल सब्सटेंस है वो पहले तो डिस्ट्रॉय होता है एंड नया सब्सटेंस क्रिएट होता है. जैसे हमने पढ़ा H2 गैस है एंड O2 गैस है, मतलब इसको कंबाइन किया तो हमारे H2O लिक्विड मिल गया. तो क्या हुआ, पहले इन दोनों को मर्ज करके हमें कोई एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. सो बाय डेफिनेशन आप ये डेफिनेशन अपने माइंड में बिठा लीजिए. इट इज अ केमिकल चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रॉयड एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर क्रिएटेड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब हमारे केमिकल रिएक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं? देखिए, अगर हम कोई किसी चीज को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना. तो जिस चीज को हम रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाती है, रिएक्टेंट. और रिएक्ट होने के बाद जो हमें एज आंसर मिले, जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमें आंसर मिलता है तो वो आंसर कहलाता है. ऐसे यहाँ पे रिएक्ट होने के बाद कोई सब्सटेंस होता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाती है. जैसे रिएक्टेंट्स, सब्सटेंसेस दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय द केमिकल चेंज, या फिर जिनमें के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और जो रिएक्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. और रिएक्ट करने के बाद जिन रिएक्टेंट से जो आंसर निकल के आता है, जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो एज अ सोल्यूशन हमें मिलता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. सब्सटेंसेस क्रिएटेड बाय द केमिकल चेंज, जब हमारे पास न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं और जो सब्सटेंस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. तो होप सो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्लियर हो गए होंगे. तो एंड इसके बीच में क्या होता है, एरो साइन. द एरो साइन इज रीड एज यील्ड्स. इसको हम जब हम पूरी इक्वेशन को रीड करते हैं तो एरो साइन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, यील्ड्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो हमारे पास अब हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं केमिकल रिएक्शंस में. तो आइए हम पढ़ते हैं वो सिंबल्स क्या क्या होते हैं. आप लोगों ने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, उसमें देखा होगा कहीं S लिखा होता है, कहीं G लिखा होता है, कहीं L लिखा होता है, कहीं. तो वो कैसे आते हैं, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वियस सोल्यूशन. सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप सबको पता होगा. एक्वियस सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जो किसमें डिसॉल्व होता है, इन H2O वाटर में डिसॉल्व होता है. अब हमारे पास जो प्लस का साइन होता है वो सेपरेट करता है टू और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट. अब हमारे पास जैसे कोई इक्वेशंस है, जैसे हमने ये ले लिया इन अ वर्ड फॉर्म मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. तो हमने प्लस साइन को क्यों यूज किया, एज अ सेपरेटर यूज किया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए.
हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, जब हमने उनको रिएक्ट किया तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्लस साइन को हम यूज कर रहे हैं टू सेपरेट मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। और जो हमारा एरो साइन है, दिस यील्ड साइन सेपरेट्स रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और ये साइन हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को सेपरेट करता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस एरो साइन यील्ड साइन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है। सो होप सो ये सिंबल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, जो आपकी केमिकल रिएक्शंस एंड जब आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे तब आपको हेल्प करेंगे, और दे आर वेरी यूजफुल और टू राइट एन इक्वेशन। नाउ वी हैव एविडेंस फॉर अ केमिकल इक्वेशन। अगर आपके पास कोई रिएक्शन हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आपके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है? जैसे कोई एक्सीडेंट होता है कहीं पे, तो उसका कोई प्रूफ होता है कि हाँ वहां पे ब्लड गिरा हुआ है, वहां पे लोग घायल हो गए, वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन हो गया। ऐसे ही हम कनेक्ट करते हैं उसे केमिस्ट्री से। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इवोल्यूशन ऑफ हीट और लाइट होती है। हमारा लाइट इवॉल्व होती है और हीट इवॉल्व करती है। आपने एक्टिविटी की होगी मैग्नीशियम रिबन वाली क्लास 9th में। आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो क्या आया, एक लाइट आई और एक मतलब हीट इवॉल्व हुई, तो क्या हुआ, दिस इज नोन एज एविडेंस फॉर अ केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स रीड, हमारा सेकेंड एविडेंस क्या है? टेम्परेचर चेंज इंक्रीज और डिक्रीज टू द सराउंडिंग। टेम्परेचर चेंज होता है कि आपने दो तरह के रिएक्शन पढ़े होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है एक में, और एक में हीट एब्जॉर्ब होती है। एक रिएक्शन गर्म हो जाता है, एक ठंडा हो जाता है। जब हम रिएक्ट करते हैं उसको, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उसका गर्म होना ठंडा होना क्या शो कर रहा है, द चेंज इन टेम्परेचर। So this is also an evidence for a chemical reaction. So let's, अब हमारा थर्ड एविडेंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ गैस बबलिंग और इन ऑर्डर अदर देन बॉइलिंग। कि हमारे किसी गैस का फॉर्मेशन होना, या उसमें बबल आना, या फिर ऑर्डर मींस स्मेल का चेंज होना बॉइलिंग के अलावा, ये भी क्या होता है, एविडेंस होता है कि जब हम किसी को रिएक्ट करवा रहे हैं तो उसमें गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज एविडेंस। सो ये आपके थ्री एविडेंस क्लियर हो गए होंगे। अब नाउ फोर्थ वन इज कलर चेंज। आपने देखा है कलर चेंज होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। क्लास 9th में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा होगा, जिसमें हम दो मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे कॉपर सल्फेट और आयरन को जब हमने रिएक्ट कराया तो क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ग्रीन चेंज इन कलर। सो दैट इज आल्सो एविडेंस फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, अ न्यू सॉलिड फॉर्म्स। जब हम किसी रिएक्शन को रिएक्ट करते, किसी दो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं और कोई न्यू सॉलिड फॉर्म होता है दो एक्वस सॉल्यूशन से, तो दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। आपने पढ़ा होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जिसे कहते हैं, जब हम बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, जब फॉर्म करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है बेरियम सल्फेट, दैट इज वाइट इनसॉल्युबल, और वो इनसॉल्युबल होता है। अभी हम आगे इक्वेशंस पढ़ेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे इक्वेशन के साथ ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। So now we have word equations. Word equations क्या होती है? Statements that indicates the reactants and products in a chemical reaction. ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम इंडिकेट करते हैं, उन्हें राइट करते हैं इन द वर्ड फॉर्म। जैसे हमने रिएक्शन कराया आयरन प्लस क्लोरीन का, तो हमने क्या लिखा, आयरन ब्रैकेट में S प्लस क्लोरीन G इज इक्वल टू आयरन क्लोराइड, आयरन थर्ड क्लोराइड। तो ये क्या हो गई, हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे,
solid iron and chlorine gas react or combine to produce solid iron third chloride. तो इसको पढ़ने का तरीका किसी वर्ड इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं, that is also given. You can take many word equations and try to read them as it is written. अब ट्रांसलेटिंग वर्ड इक्वेशन टू स्केलेटन इक्वेशंस. अब ये क्या होती है स्केलेटन इक्वेशन? अभी तक तो हमने वर्ड इक्वेशन पढ़ी, हाँ हमने वर्ड की फॉर्म में राइट करते हैं. जब हम उनको एज ए लेटर्स सम जिससे वो डिनोट की जाती हैं उस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन. A skeleton equation uses chemical formulas rather than words to identify the reactant and product of a chemical reaction. जब हम किसी रिएक्शन के जिस केमिकल फॉर्मूलाज को यूज करते हैं अदर देन वर्ड्स, तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्केलेटन इक्वेशन हो जाती है. जैसे हमारे पास वर्ड इक्वेशन है आयरन प्लस क्लोरीन आयरन क्लोराइड, जो हमने वर्ड इक्वेशन पढ़ी थी. अब उसकी स्केलेटन इक्वेशन क्या होगी? आयरन को हम कैसे लिखते हैं केमिकल फॉर्मूलाज में? Fe उससे डिनोट करते हैं, क्लोरीन को डिनोट करते हैं Cl2 से, एंड आयरन क्लोराइड को डिनोट करते हैं FeCl3 से. So that is known as skeleton equation. And skeleton equation is not yet balanced by coefficient. अभी ये balanced नहीं है coefficient से, तो भी हम आगे पढ़ेंगे कि बैलेंस कैसे की जाती है इक्वेशन, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा. अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे 6Na एंड S किसके लिए डिनोट हुआ है? सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड एंड एरोसाइन yields you can read as 3Na2O solid plus 2FeS. So ये आपके पास ये इक्वेशन है किस फॉर्म में है? स्केलेटन फॉर्म में, दैट इज नॉट रिटन इन द वर्ड फॉर्म. तो इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं. द नंबर्स प्रेसीडिंग द केमिकल फॉर्मूला और कोफिशिएंट. किसी भी केमिकल फॉर्मूला से जो पहले नंबर आता है, जैसे जो 6 है 3 है 2 है, ये क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट्स है, इन्हें कोफिशिएंट्स बोला जाता है. दे आर यूज्ड टू बैलेंस द रिएक्शंस. और ये किस लिए यूज होते हैं? कि जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, अगर 6 की जगह 4 होता है या फिर कोई और नंबर होता है, देन इट इज नॉट बैलेंस्ड. तो हमारी जो बैलेंसिंग है पूरी इक्वेशन की, वो क्या हो जाती है? गड़बड़ा जाती है. ऐसे ही द नंबर्स विद इन द केमिकल फॉर्मूला आर सबस्क्रिप्ट. अब हमारे पास लिखा है ना जैसे Fe2O3, तो जो 2 है ये 3 है, ये हमारे इन्हें क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं. यू कैन रीड द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन एज. अब जो हमारे पास ऊपर बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं? 6 atoms of solid sodium plus 1 formula unit of solid iron third oxide yields 3 formula units of solid sodium oxide and 2 atoms of solid iron. अब this is how you have to read the balanced equation. और क्या है? इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं. 6 moles of solid sodium plus 1 mole of solid iron third oxide yields 3 moles of solid sodium oxide plus 2 moles of solid iron. यहाँ फॉर्मूला यूनिट्स की जगह हमने क्या यूज कर दिया? मोल्स कर दिया. तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरह से इसे पढ़ सकते हैं. So let's move to the next slide. No, here is one more. Chemical reactions can never be read in terms of grams, only in terms of particles or groups of particles. इन्हें ग्राम्स के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, या तो इन्हें पार्टिकल्स के टर्म में लिखिए या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स आई मीन मोल्स के टर्म्स में लिखिए. होप सो इट गॉट क्लियर विद यू. अब हमारे पास टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ मास. अब कंजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज को कंजर्व करना. आपने अभी तक छोटी क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा होगा, जैसे कंजर्वेशन, हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, हम लाइट एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं. दैट इज क्या है हमारा? कंजर्व करना, किसी चीज को बचाना. अब इन केमिस्ट्री फॉर्म में क्या है कंजर्वेशन का मीन्स? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है. जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जो एटम्स होते हैं ना तो वो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं. ना नए एटम्स को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना जो एटम है उन्हें डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं. हम क्या करते हैं? हम उन्हीं से नए सब्सटेंस को फॉर्म कर देते हैं. एंड दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मास. जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब हम इन्हें रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है, H2 + O2.
इज इक्वल टू H2O। तो गैस और गैस रिएक्ट हुई तो वाटर बना, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। अब आपने ये तो देख लिया H2 प्लस O2 H2O, लेकिन आपको कुछ गलत लग रहा है इसमें? यहाँ H2 है, वहां प्लस H2 है, लेकिन आगे हमारा क्या बना, H2 बना और O सिंगल रह गया। तो you might be thinking, yeah, there is something wrong. What is wrong with this equation above? Doesn't it appear that one oxygen atom might missing? Obviously, जो हमें सामने दिख रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम कम है। So according to the conservation of mass, the proper way to write this reaction is, conservation of mass क्या कहता है कि वो बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने 2H2H, इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2H2 कर दिया प्लस 1O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो हमारे पास दो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं और दो एक O2 है, तो हमारी दोनों साइड बैलेंस हो गई। सो द रेड कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द sticks of molecules or the moles of each reactants or product। अब इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे जिसके हमें इंक्रीज करना हो, जिसके हमें बैलेंस करने हो, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं एज अ नंबर, एज अ कोएफिशिएंट। समझ में आ गया आपको, होगा आपको कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और कैसे हम उसे बैलेंस करते हैं किसी इक्वेशन को। अब बैलेंसिंग हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे, बट इट इज जस्ट फॉर द एग्जांपल to make you understand what was conservation of mass. Not all properties are conserved during chemical reaction। हम जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज कंजर्व नहीं होती हैं। क्या क्या कंजर्व होता है, क्या नहीं होता है, ये पढ़ते हैं। कंजर्व क्या हो जाता है, मास, दोनों तरफ का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एटम्स, अगर हम H और O को रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें H और O ही मिलना चाहिए, हमें कोई और एटम नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमें मैग्नीशियम का मिल गया या फिर हमें आयरन मिल गया या फिर कुछ और, तो हमें सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए और जो नंबर है ईच एटम का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंजर्व तब होगी इक्वेशन जब मास, टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ ईच एटम विल बी सेम। और नॉट कंजर्व क्या होता है, उनका कलर चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड सॉलिड को रिएक्ट कराओ लिक्विड मिल सकता है, गैस मिल सकती है, उनका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, एंड जो उनके नंबर ऑफ मोल है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के वो चेंज हो सकते हैं। सो आइए अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स से केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ लिया, अब आइए उसके टाइप्स पढ़ते हैं। सो देयर आर 5 बेसिक टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंगल रिप्लेसमेंट, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड वन इज डबल रिप्लेसमेंट, इसे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, मेथैथेसिस, वैसे आप डिस्प्लेसमेंट ही पढ़िए। सिंथेसिस, आई मीन इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कम्बशन। सो अब हम हर एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। स्लाइड चेंज। हमारे पास सबसे पहले आता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप पढ़ सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। A single uncombined element replaces another element in an ionic compound. There are two reactants and two products. इसमें जो एक सिंगल अनकम्बाइंड एलिमेंट होता है जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है और जो हाईली रिएक्टिव होता है देन द अदर वन, तो वो क्या करता है, सेकेंड वन को रिप्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। जैसे हमने पढ़ा Zn प्लस CuSO4, तो Zn क्या है, सिंगल है और अनकम्बाइंड है और रिएक्टिव है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया, ZnSO4 प्लस Cu। उसने Cu को SO4 से CuSO4 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज नोन एज सिंगल रिप्लेसमेंट और यू कैन से एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस ये हमने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में, जो सिंगल रिप्लेसमेंट के बाद की जो हमने आयरन नील वाली एक्टिविटी पढ़ी थी कि व्हाई डज द आयरन नील बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेडर। जो हम कॉपर सल्फेट और आयरन नील के साथ जो एक्टिविटी करते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं उसमें आयरन नील को डिप करते हैं,
तो क्या चेंज, उसका कलर क्यों चेंज होता है, वो ब्राउनिश क्यों हो जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe को जब हम CuSO4 के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमें FeSO4 मिलता है और Cu अलग से एज अ सिंगल एलिमेंट रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लू से ग्रीन कलर सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हैव द जनरल फॉर्म, उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, A प्लस BC एरो साइन AC प्लस B। तो आप देख रहे हैं ओनली दो एलिमेंट्स हैं, दो हमारे पास A है और B है, उन्हीं के साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, और वही आपस में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है, डू ऑल सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली अकर, कि ऑल सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं क्या हमेशा? आंसर क्या है, नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमने पहले तो रिएक्ट कराया Zn आई मीन जिंक को प्लस कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमारे पास क्या आया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये रिएक्शंस तो हो रहा है, बट अगर हम ट्राई करते हैं Cu प्लस ZnSO4 के साथ कॉपर को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, आपने तो लास्ट स्लाइड में क्या बताया था कि कोई सिंगल सब्सटेंस हो, हम उसे अगर रिएक्ट कराते हैं तो वो रिप्लेस कर देता है अदर वन, मतलब जो अदर एलिमेंट होता है उसे उसके कंबाइंड स्टेट से। तो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, वो जिंक सल्फेट को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। सो वही चीज डिस्प्लेस कर पाएगी जो ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो कंक्लूजन क्या है, जिंक विल रिप्लेस कॉपर इन सोल्यूशन बट नॉट वाइस वर्सा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो तो कॉपर को रिप्लेस कर सकती है, बट कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो होप सो इट गॉट क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ डू वी नो विच रिएक्शंस विल अकर एंड विच वन विल नॉट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रिएक्शन अकर करेंगे और कौन से रिएक्शन अकर नहीं करेंगे? सो वी लुक एट द एक्टिविटी सीरीज। तो हम एक एक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। एक्टिविटी यू कैन ऑल्सो से रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी अपने क्लासेस में, नहीं पढ़ी, यू कैन मेक अ टेबल एंड यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उससे आपको एलिमेंट्स के रिएक्टिव होने का पता चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं है, एंड दैट विल हेल्प यू। Elements with higher activities or reactivity replaces element with lower reactivity during a single replacement reaction, but not vice versa. जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, एंड दिस इज ओनली सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। बट ये उल्टा नहीं होगा, कोई लोअर रिएक्टिव एलिमेंट किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारे पास क्या आती है, एक्टिविटी सीरीज आती है फॉर मेटल की, हाईएस्ट एक्टिविटी एंड लोएस्ट एक्टिविटी। ये रिएक्टिव है, सो ये आप इसको पढ़ सकते हैं, इसे लर्न कर सकते हैं, एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज जस्ट फॉर लर्निंग एंड होप सो आज का आपका होमवर्क हो गया, आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करेंगे, एंड जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू विल डू दैट। And here we stop our first class. And in next class, we will go ahead with the same topic. Thank you all and have a good day.